बिना माइक के बोलूं? कुछ लोग बहुत दूर हैं अभी भी। हाँ, तो हम क्या मान के चल गए कि हम अपनी वजह से, हाँ, फैक्ट ये है कि हम अपनी वजह से नहीं है। हाँ, हम हैं जो हमारे अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबायोम्स रह रहे हैं, सूक्ष्म जीवी रह रहे हैं, उनकी वजह से, राइट। जितने हमारे अंदर कोशिकाएं नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे अंदर जीवाणु रह रहे हैं, बैक्टीरियाज रह रहे हैं, है ना। आर यू गेटिंग दिस? 37 ट्रिलियन सेल्स वी हैव, उससे कहीं ज़्यादा, दुगना तिगुना हमारे अंदर बैक्टीरियाज रह रहे हैं। वो कहाँ रह रहे हैं? हमारे गट में भी बैक्टीरिया है, माउथ में भी बैक्टीरिया, हमारे कोलन में भी बैक्टीरिया है, राइट। हमारी स्किन पर भी, स्किन इंटैक्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ दोज बैक्टीरिया, राइट। उनके बिना हमारा जीवन जीवन नहीं है, सहजीवन है, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। यस, हमारा जीवन भी ऐसे ही है, धरती भी उन्हीं की वजह से सलामत है। वो बैक्टीरियाज धरती को भी इंटैक्ट रखे हुए हैं। आज अगर धरती उर्वरक है तो उसके पीछे कारण क्या है? वो बैक्टीरियाज। हाँ, ये रहते हैं ना, ये कुछ पौधों की जड़ों में ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, खाद बनाते हैं, राइट। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो डीजेनरेट करते हैं चीज़ों को, है ना, जो फ्लैश, जो गड़बड़ है, मैन्योर बनाते हैं, खाद बना रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से धरती इंटैक्ट है। और जो गलती हम धरती के साथ करते आए, वही गलती हम अपने साथ भी कर रहे हैं। What the biggest mistake we are doing? We are not nurturing those microbiomes, those microorganisms. उनको हम नर्चर नहीं कर रहे। That's the biggest mistake we are doing. Are you getting this? जो काम हमने धरती के साथ किया पिछले 70-80 सालों में, उसमें इतना केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स डाले हैं कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो हमने साफ कर दिए, राइट। धरती फर्टाइल रही ही नहीं। सेम थिंग वी आर डूइंग विद अस, क्योंकि जो धरती में उपज रहा है वो, उसका अंश हमारे अंदर भी जा रहा है कि नहीं है? अच्छा, वो तो जा ही रहा है। हम इतने महान है कि वो जो प्रोसेस्ड फूड है, जो इंडस्ट्रीज में बना हुआ फूड है, उसमें जो सारे केमिकल्स आ रहे हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स है, एडेड कलर्स हैं, वो सब केमिकल्स हैं, वो हमारे अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उनको ना तो रहने दे रहे चैन से, ना उनको नर्चर कर रहे। आर यू गेटिंग दिस? एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग। करना क्या है? हमें खुद को भी संभालना है और धरती को भी संभालना है। वो कब होगा, कैसे होगा? जब हम अपने फूड को चेंज करेंगे। ऐसा फूड खाना बंद कर दें जिसमें केमिकल यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स यूज हो रहे हैं। किस में होते हैं पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड यूज? ज़्यादातर गेहूं में, चावल में, गन्ने में होते नहीं होते? बाजरे में नहीं करते बहुत ज़्यादा यूज लोग। आर वी गेटिंग दिस? तो ऐसा फूड का हम डिमांड करें तो हमारे अंदर भी केमिकल्स कम जाएंगे। एक बहुत सुंदर उक्ति है, एंड आई एम 100% एग्री विद दैट उक्ति। बोलते हैं, इफ योर फूड इज गुड देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन, एंड इफ योर फूड इज नॉट गुड, any amount of medicine, any doctors, any hospitals will not save you. Are you getting this? तो हमको आहार को संभालना बहुत बहुत जरूरी है। और ये बैक्टीरिया नर्चर होते हैं फाइबरस फूड के ऊपर। और आप भी देखिए, हमारा जो भोजन है उसमें फाइबर एलिमेंट गायब है। They say we need about 30 to 38 grams fiber every day, both soluble and insoluble fibers चाहिए हमें। insoluble fiber गट क्लींजिंग का काम कर रहा है, झाड़ू को लगा रहा है। soluble fiber आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को हटा रहा है, सब। Are you getting this? सूक्ष्म तरह से वो क्लींस कर रहा है। और खाना जिस तरह का हमारा आज हम खा रहे हैं, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, है कि नहीं है? तो देखिए किस खाने में फाइबर ज़्यादा है, गौर करिए।
गेहूं में फाइबर नहीं है, 1.2% है, चावल में 0.2% है, वो भी ऊपरी सतह पर है, उसको भी पॉलिश कर लेते हैं हम, उसमें भी चौकोर निकाल लेते हैं। बचा क्या? या फाइबर प्रीबायोटिक कंडीशंस पैदा कर रहे हमारे बॉडी में, उससे फाइबर फूड है आपके बैक्टीरिया के लिए, और फाइबर हम बिल्कुल ही ले रहे। आर वी गेटिंग दिस? समझ रहे हैं इस बात को? बाजरे में, जौ ज्वार में ज्यादा फाइबर है, वहां 2 to 4% फाइबर है, और जो मिलेट हम खा रहे हैं उसमें 8 से 12.5% फाइबर है। कितना? 8 से 12.5% फाइबर। एक्चुअली वी आर प्रीबायोटिक कंडीशंस पैदा कर रहे हैं, ऊपर से हम प्रोबायोटिक फूड भी ले रहे हैं। जैसे हम सुबह हमने अम्बली लिया, दैट वाज फर्मेंटेड ओवरनाइट, दैट वाज फर्मेंटेड, चावल का मांड बोल सकते हैं उसको, हम मिलेट का वो मांड उसको ले रहे हैं, दैट इज प्रोबायोटिक जो आपके अंदर जा रहा है। यस। फिर हम दही छाछ, वो बना हुआ, रात को बना हुआ है, सुबह हम खा रहे हैं छाछ में मिला के, दैट इज अगेन, उसमें फाइबर भी है, वो खुद प्रोबायोटिक भी है, प्रीबायोटिक भी कंडीशन से पैदा कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो जो अत्याचार हम अपने ऊपर कर रहे हैं, एक्चुअली हम क्या मान के चल गए, अच्छा ये तो है ही केमिकल्स ले रहे हैं, अननोइंगली हम अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स भी ले रहे हैं। डॉक्टर तो नहीं लिख रहा, लेकिन हम तो जाके थोड़ा सा भी गले में गड़बड़ हुआ, हाँ अजिथ्रोमाइसिन दे दीजिए हमें, हम ठीक हो जाएंगे, हम तुरंत ले रहे हैं। यस। अरे वार फील्ड के लिए इजाद हुआ था भाई, सर्जरी में जरूरत होती है भाई, डेंटिस्ट्री में जरूरत है, आप ऐसे ही खाए जा रहे हो एंटीबायोटिक्स को, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है भाई। आर यू गेटिंग दिस? वो हानिकारक और लाभदायक बैक्टीरिया में डिस्टिंग नहीं करेगा, वो जैसे वो हानिकारक को मारेगा वैसे लाभदायक को भी मारेगा। 1.4 किलोग्राम बैक्टीरियाज आर देयर इन आवर गट, इन हेल्दी गट, पर आजकल 200-250 ग्राम नहीं मिल रहे, तो कैसे रहेंगे हम? ये इतने होते हैं बैक्टीरिया कि यहां से लेकर एक एक के पीछे लगाएं चांद तक पहुंच जाएंगे हम, इतने होते हैं वो बैक्टीरियाज। हम उन्हें फ्लश ऑफ कर रहे हैं अनजाने में, मूर्खता में। समझ रहे हो इस बात को? इंटरेस्टिंग। ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं हम। तो माइक्रोबायोम हमने इम्बैलेंस कर रखा है हमारे अंदर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस इट। वो कैसा होगा? फाइबरस फूड लेंगे, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक कंडीशंस पैदा होगा, और प्रोबायोटिक हम कुछ लेते हैं। हमारे यहाँ वो पुराने जमाने में छाछ राबड़ी खाते थे लोग, यस, कांजी वगैरह कुछ कुछ तो चलता था यार, है ना, बनता था अंदर, फर्मेंटेड अचार वगैरह कुछ होते थे, सब कुछ। आजकल सब गायब हो गए। तो पहली बात ये हुई। दूसरी बात, हम अपने अंदर ग्लूकोज को इम्बैलेंस कर रहे हैं इस गेहूं चावल की वजह से, है ना। ये डायबिटिक या जो भी लाइफ स्टाइल डिजीजेस को ये पैदा कर रहा है, ग्लूकोज इम्बैलेंस, है ना। जैसे गेहूं और चावल में फाइबर नहीं है, तो फाइबर नहीं है तो क्या होता है, एकदम ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है ना। एंड प्रोडक्ट इज, यानी खाना जो खाते हैं क्या होता है, ग्लूकोज ही है। और ग्लूकोज को सेल्स में जाके वो यूज होता है, एटीपी कन्वर्ट होता है, दैट ऊर्जा वी आर यूजिंग इट, राइट। तो गेहूं चावल के खाने से क्या हो रहा है, अचानक से आपके ब्लड में फ्लडिंग ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं उसे, एकदम बूस्ट होता है। विद इन आधा पौने घंटे में 70% ग्लूकोज इज रिलीज इन योर ब्लड, खाना खा लेते उसके बाद में। तो हो क्या रहा है, बहुत सारा आपसे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा नहीं रह सकता एट ए टाइम, 5 ग्राम से ऊपर हमारा पूरा ब्लड ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो होम्योस्टेसिस शुरू होगा, राइट। वो तो बहुत थिक हो गया ब्लड, तो अब उस ब्लड को, उस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, सेल्स में कब जाएगा वो, इंसुलिन। हाँ, बिना इंसुलिन के, वो इंसुलिन इज द की, इंसुलिन बनाता है पैनक्रियाज, राइट। अब बहुत ज़्यादा जब एक साथ ग्लूकोज आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन चाहिए,
तो इतना अमाउंट में हमारा पैनक्रियास ग्लूकोज इंसुलिन नहीं बना पा रहा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं हम। आर यू गेटिंग दिस? लंबे समय तक यही कंडीशन हो रही है, तो क्या हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रह रहा है तो होमोस्टेसिस के तहत वो ग्लूकोज को लिवर में भेजा जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर किया जाएगा। यस, और लिवर की एक लिमिटेशन है, कुछ समय तक वो स्टोर कर सकता है, फिर उसके बाद में ज़्यादा होता है तो उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू होते हैं। दैट फैट स्टार्ट्स डिपोजिटिंग इन अस। आर यू गेटिंग दिस? यही फैट अगर स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस लेयर में बैठ गया तो हम ओबेस होने लग गए, ओबेसिटी होने लग गया। यही फैट अगर लिवर के ऊपर बैठ गया तो फैटी लिवर हो गया। यही फैट अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के रूप में घूम रहा है तो ये आपकी आर्टरीज को क्लॉग कर रहा है। यही वो आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड को सप्लाई कर रही है, वहाँ बैठ गया तो आपका हार्ट माल फंक्शन हो रहा है, आपको हार्ट अटैक्स हो रहा है। यही ग्लूकोज, यही कोलेस्ट्रॉल अगर मन को, ब्रेन को सप्लाई करने वाली नसों में जा रहा है तो हमको पैरालिसिस हो रहा है। राइट? आर यू गेटिंग दिस? समस्या एक ही है, क्या? ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज का रहना। एक ही समस्या है। और सॉल्यूशन क्या है? हम ऐसा खाना खाएं जिससे एकदम फ्लडिंग ऑफ ग्लूकोज ना हो सिस्टम में, तो हम बच जाएंगे। बड़ी सुंदर बात है। तो जैसे मैंने बोला, गेहूं चावल में फाइबर कंटेंट 0.2 से 1.2% है, और पर जौ बाजरा में 2 से 4% है, 3 से 5% भी बोल सकते हैं उससे। तो थोड़ा स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज है, 2 से 4 घंटे में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होता है, तो एकदम इंसुलिन नहीं चाहिए होता। अच्छा, इससे पहले बताऊं, यही ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन में बैठ गया तो आपका डायबिटीज हो गया। राइट? HbA1c हो गया, है कि नहीं है? बैठ गया, वो इतना ज्यादा हो गया। तो क्या बात कर रहे थे हम? गेहूं चावल में कम है, जौ बाजरा में, ज्वार में, ये इसको बोलते हैं न्यूट्रल मिलेट्स, इसमें थोड़ा सा फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, तो स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। तो दैट मिलेट्स कैन कीप अ हेल्दी पर्सन हेल्दी। और आप सिक को तो आपको ठीक नहीं कर सकते, है ना? तो गेहूं चावल जैसे गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी है। कॉन्ट्ररी जो हम जिस मिलेट्स की बात कर रहे हैं, जो उसमें 8 से 12.5% तक मिलेट है, फाइबर है, उसमें इतना स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज है कि अगले 5-6 घंटे तक धीरे धीरे ग्लूकोज आपके ब्लड में रिलीज हो रहा है। तो एट ए टाइम आपको इंसुलिन ज़्यादा चाहिए नहीं, तो आपको उस समस्या से आप बच गए, है कि नहीं है? हॉस्पिटल में देखो तो ग्लूकोज चढ़ाते कैसे? ड्रॉप करके चढ़ाते, धीरे धीरे एकदम तो नहीं चढ़ाते। राइट? एकदम चढ़ा दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो ड्रॉप ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाना चाहिए। वो किससे हो रहा है? मिलेट से हो रहा है। आर वी गेटिंग दिस? सिर्फ स्टेपल फूड को हमें चेंज करना है जीवन में, हम स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम हम क्या खा रहे हैं? स्टेपल फूड, गेहूं चावल को रिप्लेस अगर हम कर सकते हैं मिलेट से, हम बच गए। बड़ी सिंपल सी बात है। जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं उनको हम या तो हो नहीं तो कंट्रोल में कर सकते हैं, तो है कि नहीं है? अदरवाइज हम मेडिकल सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा बोझा बने हुए हैं। जिस चीज़ के लिए मेडिकल सिस्टम होना चाहिए उसकी जगह हमने और डिस्ट्रैक्ट कर दिया। राइट? हाँ, उनको कहाँ तक करेंगे, वो कितना करेंगे? तो ये दूसरी बात हुई ग्लूकोज इम्बैलेंस की। कैसे ठीक होगा? अगेन फाइबरस फूड लीजिए, सलाद खाइए, थोड़ा सा कंदमूल खाइए। राइट? फाइबरस फूड लीजिए तो आपका ग्लूकोज इम्बैलेंस भी ठीक होने लग जाएगा। आप गौर करो, 60-70 साल पहले, 70-80 साल पहले इतनी लाइफ स्टाइल डिजीजेस नहीं हुआ करती थी, इतने हॉस्पिटल्स नहीं होते थे। यस, गांव में कोई इक्का दुक्का वैद्य होता था, कहीं बीमार पड़ गए तो आपको कुछ चूरन चटनी दे दिया, आप ठीक हो जाते थे। यस नो? 70-80 साल में ऐसा क्या हुआ हमने बिगाड़ लिया? आप देखो, 70-80 साल पहले हम मिलेट्स ही खाते थे। गेहूं चावल हमारा अनाज नहीं था। राजस्थानी देखो, जौ ज्वार बाजरा मक्का यही खाते थे। सर्दियों में बाजरा खाते थे, गर्मियों में जौ ज्वार खा लेते थे। यस नो?
कोई व्रत होता, कोई त्योहार होता था, घर में कोई आया मेहमान तो फिर पूड़ी पराठे बनते थे, अदरवाइज यही चलता था। अब उल्टा हो गया है कि नहीं है? आर वी गेटिंग दिस? आहार बदलना है, फूड बदलना है, समझ रहे? हाँ ना? तो सेकंड, ग्लूकोज इम्बैलेंस। अच्छा, ये हुआ कैसे कि जब वो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ ना, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टोरी, सुन ले आप। वो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो बहुत सारे बॉम्ब मटेरियल्स बचे रहे जिनमें नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, राइट? बहुत सारे बच गए। उनके सामने समस्या थी कि भी इसका निस्तारण कैसे करें, कोई तरीका नहीं था। और हर उनको रेडीनेस भी रखनी, हर साल नया बनना है, वो तो पुराना तो काम आएगा नहीं, दिवाली के पटाखे की तरह। आप आज इस साल खरीदो, अगली साल चलाओ तो नहीं चलेंगे, नहीं फुस हो जाएंगे, है? तो उनको रेडीनेस भी रखनी है, तो बड़ा समस्या थी उनके सामने। तो किसी वैज्ञानिक ने देखा, जहाँ वो बॉम्बिंग की थी ना, तो उन्होंने देखा कि 4-6 महीने बाद कंपेरेटिवली वो जगह ज़्यादा लश ग्रीन है, ज़्यादा यील्ड दे रही है, राइट? उन्होंने देखा। और उस समय ना बहुत सारे देश नए नए आज़ाद हुए थे, भुखमरी की समस्याएं थी भारत जैसे देश में। उन्होंने देखा ये तो अच्छा है, नाइट्रोजस कंपाउंड को इसमें फर्टिलाइजर में चेंज करें तो वहाँ जाके हम इसको देते हैं तो बात बनती है। तो उन्होंने बोला चलो इसको डालो, जिस फील्ड में जिसमें आप 1 हेक्टेयर में जो जितना यील्ड ले रहे हो उससे दुगना तिगुना यील्ड मिलने लग जाएगा। हाँ, हमें क्या चाहिए था, मिल रहा है, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? हमने ले लिया, पकड़ लिया उससे। पर ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये ऐसी फसलों में यूज होते हैं ज़्यादातर जिसमें पानी यूज जाता है ज़्यादा। जिसमें पानी कम यूज होता है उसमें वो यूज नहीं होते बिल्कुल भी, है? मिलेट्स में पानी ऑलमोस्ट यूज नहीं होता, तो वहां तो काम हुए नहीं। तो उसमें काम हो रहा था, वो काम गेहूं और चावल में काम हो रहा था, ज्यादा गन्ने में काम हो रहा था। आज देखो कि 80% फील्ड में हमारा, नॉट 80, 85% फील्ड में गेहूं चावल और गन्ना ही उग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यस नो? लोगों के मन में ये बिजनेस माइंडसेट भी आया, चलो अच्छा हो रहा है, उग रहा है, पैसा मिल रहा है, तो हमने अपने अन्न को छोड़ दिया। किस तरफ मुड़ गए हम? गेहूं चावल की तरफ। क्या ले आए? लाइफस्टाइल डिजीज। क्या हुआ? फार्मास्यूटिकल बीमारियां हुई तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप होने लगी। यस, यू विल बी सरप्राइज, 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट का 2026 में बजट था $0.59 ट्रिलियन, मतलब हमसे भी 3 गुना ज्यादा। जस्ट टू मैनेज डायबिटीज 2200 करोड़ रुपए की रोज मेडिसिन हम खा रहे हैं, सिर्फ मैनेज करने, क्योर करने के लिए नहीं। आर यू गेटिंग दिस? इजंट इट अलार्मिंग? करना चाहिए नहीं करना चाहिए हमें थोड़ा ध्यान? सिर्फ खाना चेंज हुआ है हमारा, और कुछ नहीं चेंज हुआ। आप देख लो, गौर करिए। एक तो ये चेंज हुआ है, दूसरा चेंज हुआ है हमारा, हाँ, इसको दूसरी तरह से उठाते हैं इस बात को। आपने गौर किया, मैं अपने प्यूबर्टी वाली एज को याद करता हूँ। जब हम छोटे थे, 14-15 साल के, तो हमारी हम उम्र जो लड़कियां होती थी, उनके पीरियड शुरू होते थे 14, 15, 15.5, 16 साल की उम्र में, फर्स्ट पीरियड है ना, जो रजस्वला जो होती थी। आजकल ये जो स्टार्टिंग ऑफ पीरियड से ये कम होता जा रहा है, एज कम होती जा रही है। 10, 11, 10:30, 11, कई बार तो 9:30। वेस्टर्न कंट्रीज में तो और भी दिक्कत है, 7, 7:30, 8 साल। जस्ट इमेजिन, वो जो बिटिया के खेलने कूदने का समय वो अपने संभालने में लग रही है, राइट? और इतना ब्लीडिंग होता है कि वो कंट्रोल नहीं होता है। देन वी रश टू द डॉक्टर, डॉक्टर स्टेरॉइड्स हमें लिखते, राइट? कई बार स्टेरॉइड से भी काम नहीं चलता, तो यंग गर्ल्स के यूट्रस रिमूवल हो रहे हैं। इस स्थिति तक पहुंच गए हम। इज इट अलार्मिंग? कोई देखता ही नहीं है इस बात को, सोच ही नहीं रहा। कितना अलार्मिंग है ये। अरे भाई, वो खेलने खाने की उम्र है, वो पीरियड शुरू है, मतलब प्यूबर्टी शुरू हो गई उसको, वो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होगी, वो फंसने के लिए। मन तो तैयार है, मैच्योर हो ही नहीं मन से तो, राइट? उसको कैसे जंजाल में डाल रहे हैं हम। इसके पीछे कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। यस नो? और ये किससे हो रहा है? एनिमल प्रोटीन से। किससे हो रहा है? वही उसके पीछे कारण है।
एनिमल प्रोटीन जो हम ले रहे हैं, हाँ सॉरी, बिल्कुल एनिमल प्रोटीन है, बिल्कुल है। आप गौर करिए, पहले जैसा फार्मिंग इंडस्ट्री नहीं रहा ये दूध गायों का। पहले हमारे यहाँ इंडिया में A1 A2 मिल्क देने वाली गाय, देसी गाय होती थी। अब इतना क्रॉस ब्रीडिंग हाइब्रिड कल्चर आ गया, हम बाहर से, क्योंकि हमें ग्रीड बहुत ज़्यादा है ना, तो हम वो जर्सी होल्स्टीन वगैरह ले आए, राइट। वो कंपेरेटिवली इंडियन जो ब्रीड है वो 2-3 लीटर दूध देती है, ये कंपेरेटिवली 8-10 लीटर दूध ज़्यादा देती है, 8-10 लीटर दूध देती है। अभी हमारा ग्रीड खत्म नहीं हुआ, वो 8-10 लीटर से भी काम नहीं चल रहा, हम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन ठोक रहे हैं उसमें, राइट। सो दैट 18-20 लीटर दूध थे। देसी गायों में भी इंजेक्शन ठोक रहे हैं तो सो दैट 5-7-8 लीटर दूध दे, है कि नहीं है। अब वो जो हॉर्मोन्स जा रहे हैं, एक्चुअली तो मिल्क हमारा फूड है ही नहीं, वो हॉर्मोन्स जा रहे हैं एक्स्ट्रा उसके अंदर, तो क्या हो रहा है, वो एक्स्ट्रा हार्मोन हमारे अंदर आ रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह, ऑक्सीटोसिन, कडल हार्मोन्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो उसकी वजह से पीरियड्स हमारे जल्दी शुरू हो रहे हैं। आर वी गेटिंग दिस? ये बात समझ रहे हैं? इंटरेस्टिंग, हाँ ना। तो ये होने लगा। अच्छा, जब हम उनको, अच्छा ग्रीड कितनी है कि हम पशु के खाने में वो ज़्यादा खाए, ज़्यादा दे, इसके लिए हम स्टेरॉइड्स मिला पशु आहार दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं उनको। इसमें देखो चिकन इंडस्ट्री वगैरह में स्टेरॉइड देते हैं खाने में, वो पतला सा चिकन है, उसको 1-1.5 साल में बड़ा होना चाहिए, 1-1.5 महीने में उतना वेट गेन कर रहा है, पतली सी टांग है, वेट ही नहीं अपना गेन संभाल पा रहा, ऐसा करके उनको है। जब स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है जानवर की, इम्यूनिटी सप्रेस हो रही, तो वो उसको बीमार पड़ रहा है, बार बार उसको एंटीबायोटिक्स देने पड़ रहे हैं, तो स्टेरॉइड्स के रेसिड्यूज भी जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स के रेसिड्यूज भी जा रहे हैं, और हार्मोन्स तो जा ही रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारा अंदर हमारे आकर तबाही मचा रहा है, राइट। हम बड़े लाड से अपनी बिटियाओं को, बेटों को दूध पिलाए जा रहे हैं, पियो पियो पियो, अरे वो पहले वाला दूध नहीं है। यस, किस तरफ ले, अच्छा ये बच्चियों को तो दिख रहा है, फीमेल्स में दिख रहा है, इतना इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स हो रखा है, पीसीओडीज पीसीओज हैं, है कि नहीं है, ढेर सारा प्रॉब्लम दिख रहा है हमें। मेनोपॉज के समय बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, ज़्यादातर केसेस में यूट्रस रिमूवल डॉक्टर्स को करना पड़ रहा है, इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि संभलता ही नहीं है कुछ भी, राइट। ये तो फीमेल को तो दिखता हुआ है, मेल में तो जब फीमेल हार्मोन जाएंगे तो और ज़्यादा तबाही मचाएंगे। यस नो, आजकल स्पर्म काउंट कम हो गया है, पहले 1.25 मिलियन हुआ करता था, 0.25 मिलियन भी नहीं है। रिजल्टिंग क्या, IVF सेंटर्स गली मोहल्लों में देख लो खुलते जा रहे हैं, है कि नहीं है। Isn't it alarming? We are not even able to happily produce the babies. कैसे जनरेशन आगे बढ़ाएंगे भाई हम? कितनी बड़ी समस्या हम लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जा रहा उस तरफ, है कि नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस दिखता बहुत कठिन है, लेकिन इसका संभालना सबसे इजी है, दोनों इम्बैलेंस में से। सिंपल, एनिमल प्रोटीन से छुट्टी कर लो। हम वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज तो हम खाते नहीं, तो वैसे ही वो खत्म हो गया कुछ। तो जो हमारे अंदर आ रहा है, दूध है, मावे की मिठाई है, पनीर है, हाँ घी है, एक्सेप्ट बिलोना वाला घी, उसको हम रोक दें, उसकी जगह क्या लें, दही लें, छाछ लें, बिलोने वाला घी लें। अच्छा, उनमें प्रॉब्लम नहीं है, या दूध में प्रॉब्लम है, दही में प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़ी विचित्र सी बात है, दूध नॉन वेज है, दही वेज है। ये विचित्र सी बात लगती है। आप देखिए, बैक्टीरिया इज एक्चुअली द की बिटवीन वेज एंड नॉन वेज। आप गौर करिए, हम पैदा हुए थे 2-3 किलो के, हम वेजिटेरियन हैं, हमने कभी नॉन वेज तो खाया नहीं, फिर इतना वेट कैसे बढ़ गया हमारा? हमारे गट में बैक्टीरिया रह रहे हैं, हम जो वेज में खा रहे हैं उसको किसमें, फ्लैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। यस नो। और यही बैक्टीरिया जब हम मर जाएंगे, या कोई पशु मर जाता है जो नॉन वेज है, जब वो मर जाता है तो वो उस पर आते हैं, तो उस नॉन वेज को वेज में, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। रिसाइकलिंग हो रहा है कि नहीं है। तो जैसे ही हम दूध में कुछ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस डाल देते हैं, तो क्या होता है, वो
वो नॉन वेज में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, वेज में वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके जो जितने भी उसके अंदर रेसिड्यूज थे स्टेरॉइड्स के, एंटीबायोटिक्स के, हार्मोन्स के, वो सब उस पर एक्शन करते हैं, टू एन एक्सटेंट उसको वो नलीफाई कर देते हैं बैक्टीरिया। तो दूध अमृत है, दही जहर है, या छाछ ले सकते हैं, पनीर कंसंट्रेटेड जहर है। उल्टा बोला मैंने, सॉरी। हाँ तो सही कर लीजिए, इससे आप समझ रहे हो, समझ रहे हो आप लोग क्या। मेरे दादाजी बताते थे पनीर जैसे उसमें कभी दूध फट जाता था खाने टाइम में, तो बोले वो पनीर को हम मिट्टी में गाड़ देते थे कि जानवर भी नहीं हाँ और अभी तो हम सॉस से गाड़ते हैं। नहीं एक्चुअली आप देखो ना, हम भगवान कृष्ण भी, दूध की बात नहीं है, खट्टी छाछ से भी गोपियां नचा लेती थी, यस नो, वो मक्खन के दीवाने थे। मक्खन अच्छा है, बिलोने वाला घी खाओ, कौन मना कर रहा है आपको, हाँ ना। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है ये, इम्बैलेंस हो तो अपना ये एनिमल प्रोटीन को साइड में कर दो, है ही मान के चलो, उसे साइड करना पड़ेगा उसे, या सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा, हम जो मिलेट्स की बात कर रहे थे ना आपसे, एक डॉक्टर खादरवली हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च किया इस पर, इंडिपेंडेंट वो साइंटिस्ट है, और उन्होंने देख के बताया कि इन मिलेट्स की में कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ होते हैं। जैसे लिटिल मिलेट हम खाते हैं, जो आज हमने खाया, दैट इज़ वेरी गुड फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, धीरे धीरे वो उससे ठीक हो जाता है, रिप्रोडक्टिव टाइप के जो भी इश्यूज है वो क्योर होने लग जाते हैं उससे। इट इज़ सच ए वंडरफुल। लिटिल मिलेट को हिंदी में कुटकी बोलते हैं। कल जो हम खाएंगे वो बार्नयार्ड मिलेट है, सामक का चावल बोलते हैं, जो हम व्रत में खाते हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ आवर सॉफ्ट टिश्यूज, लिवर, किडनी वगैरह, है ना। हमारे पूर्वज भी बड़े होशियार थे, उन्होंने सारे अनाज को मना कर दिया, सामक का चावल खाने के लिए बोल दिया, खा लो इसे। क्यों? उनको पता है ये डिटॉक्स कर रहा है लिवर को, यस। और व्रत करके किस लिए? हम डिटॉक्स करने के लिए कर रहे हैं अपने आप को। तो सॉफ्ट टिश्यूज़ की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं हमारे अंदर, उसको क्योर करता है, हील करता है। Then comes कोडो मिलेट। कोडो मिलेट इज़ वेरी गुड फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इश्यूज़, चाहे वो हीमोग्लोबिन का कम होना हो, चाहे वो एनीमिक हो गया, वो बात तो एक ही है, या फिर इम्यूनिटी, देखो आपका जो WBC और प्लेटलेट्स वगैरह है, वो उसको ठीक करता है। इवन इट कैन हेल्प्स अस इन कॉम्बैटिंग विद ब्लड कैंसर, उसमें भी मदद कर देता है कोडो मिलेट। कोडो मिलेट इज़ दैट गुड। कोडो मिलेट इज़ वेरी गुड फैट कटर। आप ओबेस हो तो कोडो मिलेट आपके अंदर से फैट को भी बहुत अच्छे से काट देता है। हाँ, अभी शाम तक हम एक दिन में एक ही मिलेट ले रहे हैं। आज लिटिल मिलेट लिया, कल हम बार्नयार्ड मिलेट लेंगे, फिर कोदो मिलेट आएगा, फिर फॉक्सटेल मिलेट आएगा। हमने कोदो मिलेट तक बात कर ली, फिर देन इट कम्स फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल मिलेट इज़ वेरी गुड फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम से इश्यूज से रिलेटेड, ना, लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड साइड बाई साइड इट वर्क्स ऑन आवर नर्वस सिस्टम ऑल्सो। उसको बोलते हैं कंगनी, और इसी का भाई है हरी कंगनी, ब्राउन टॉप मिलेट, है ना। वो नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। किसी को मेंटल इश्यूज़ हैं, वो अगर इन दोनों मिलेट्स को खाएं तो बहुत अच्छा रहता है। और साथ साथ में जो ब्राउन टॉप मिलेट है, वो हमारी गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू द लार्ज इंटेस्टाइन्स, है ना, वहाँ तक आपको पूरा का पूरा अच्छा लगता है। लेंगे बात पूरा, हाँ। तो ये बहुत सुंदर आपका ये इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ भी है। खेतों में जो लोग बिना यूरिया के जो उगाते हैं, वो भी नहीं खानी चाहिए। देखो, गेहूं का स्वभाव तो वही रहेगा ना, फाइबर कंटेंट तो कम ही रहेगा ना उसमें। व्रत अपने त्योहारों पे खा लो, कोई बात नहीं, पर रोज रोज खाओगे तो इश्यू आएगा ना। वो भी खाओ तो यूरिया फ्री वाला। जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है कुछ कुछ। अच्छा, मिलेट्स में ऐसा कुछ नहीं है, GM ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाजरा कोई मॉडिफाइड नहीं है, सब ठीक है, अच्छा है ना। तो मल्टीग्रेन नहीं, एक बार में एक ही ग्रेन, है ना। वो कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोग अपने सिस्टम को, है ना, एक बार में एक ग्रेन सब लेते रहेंगे।
अब मैं इसमें ना एक छोटी सी चीज़ ऐड कर रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको। हम बोल रहे हैं आपको गेहूं चावल साइड में कर दो, शायद संभव नहीं है, बहुत कठिन बात है। इतना सालों से हम खा रहे हैं, हमारे तो डीएनए में आ गया आजकल गेहूं चावल, जो पहले नहीं था। तो एकदम शायद पॉसिबल नहीं है, पर हाँ छोटा सा चेंज करके भी हम बड़ी आफतों से धीरे धीरे बच सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा समस्या है तो आपको बड़ा चेंज की तरफ लेके आना पड़ेगा। व्हाट आई रिक्वेस्ट जनरली अपने बातों में जब मैं करता हूँ उनको बोलता हूँ, आपने ब्रेकफास्ट को चेंज कर लो। क्या कैन वी चेंज अवर ब्रेकफास्ट? इतना तो मिनिमल कर ही सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हमें क्या करना है, जो हम यहाँ प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं वो घर पे करना है। बड़ा सिंपल सा है, राइट। हम आपको फर्मेंटेड वो दे रहे हैं, पहले लिक्विड दे रहे हैं, है ना, एवरीडे मॉर्निंग में दे रहे हैं ना, पहले काढ़ा तो दे ही रहे हैं, उसके बाद हम फर्मेंटेड लिक्विड आपको दे रहे हैं। तो वो फर्मेंटेड लिक्विड आपके लिए प्रोबायोटिक ड्रिंक की तरह सर्व करता है। अच्छा, जो हमने मेडिसिनल क्वालिटीज़ बताई वो एक्चुअली इन फाइबर, इन मिलेट्स के फाइबर में जो बैक्टीरिया आते हैं उनकी वजह से, राइट, बात समझ रहे हैं? तो हम बारी बारी से इन मिलेट्स को ले लें, जैसे 2 दिन 1 मिलेट को ले लिया, 2 दिन 1 मिलेट को, 2 दिन 1 मिलेट करके, ऐसे 5 दिन का 10 दिन का एक साइकिल सर्कल बन जाता है। तो सिंपल क्या करना है, हमें एक डेडिकेटेड मिट्टी की हांडी इस काम के लिए रखनी है। तो करना क्या है, एक व्यक्ति के लिए 4 चाय के चम्मच, छोटा चम्मच मिलेट डाल लेना है उसमें। 2 जने हैं तो 8 चम्मच डाल लेना है। हल्के हाथ से धो के एक बार पानी निकाल लेना, बहुत रगड़ रगड़ के नहीं धोना। और उसे हमें सुबह 10 बजे से पहले भिगो देना है उसी मिट्टी में, ठीक है। दिन भर उसको भीगते रहने देना है। रात को जब आप खाना बना रहे हैं उसी मिट्टी के बर्तन को आप जब बनाते बनाते दूसरे तरफ चूल्हे पर रख दीजिए। उबलने के बाद में, एक बार पहला उबाला है, उसके बाद में आंच को सिम कर दीजिए, बिना नमक डाले कुक करना है। उसके बाद में 20 मिनट तक आप उसे मध्य आंच पर कुक, जनरली 20 मिनट में सारे मिलेट्स अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। फिर भी आप अपनी कलाकारी से देख लीजिए कि बन गया नहीं बन गया। और जब वो फाइनली जब बन रहा है उसके बाद मेक श्योर, एंश्योर करिए उसके ऊपर 2 जने हैं तो 2 गिलास पानी रहे, लिक्विड तैरता हुआ दिखे, 2 गिलास अंदाजे से, राइट। अभी जो ठंडा हो जाएगा तो उसी कप मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़ा बांध लीजिए, लेट इट रेस्ट फॉर ओवरनाइट। सुबह जब आप पहला काम क्या करेंगे, निथार के छान के जो लिक्विड पार्ट है वो आपको पी लेना है। और उसके आधा घंटे बाद जो सॉलिड पार्ट, थोड़ा सेमी सॉलिड जो बचा है, उसके अंदर छाछ मिला के, भुना हुआ जीरा, नमक, सेंधा नमक स्पेसिफिकली, काला नमक, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, कुछ कुछ डाल के आप उसको दही डोंगा भर के पियो, ऐसे जैसे आपका पूरा पेट भर जाए ऐसे, राइट। दैट इज़ योर ब्रेकफास्ट। आई कैन गारंटी यू आपको 2 बजे तक वैसी भूख नहीं लगेगी, इतना स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज रहेगा। एक कंप्लीट मील हो गया आपका, है कि नहीं है? तो हमने प्रोबायोटिक भी लिया, प्रोबायोटिक कंडीशंस भी दी, और हम मिलेट्स की जो मेडिसिनल क्वालिटीज़ है उससे भी रूबरू हो रहे हैं। एंड साथ में हम ग्लूकोज को भी, टू एन एक्सटेंट ग्लूकोज इम्बैलेंस को भी ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे करके, राइट। कैन वी डू इट? हाँ ना, कर सकते हैं। इतना सा कर लीजिए, आई कैन गारंटी यू आप ना कंपेरेटिवली बहुत बहुत हेल्दी लाइफ को जिएंगे, ये पक्की बात है ना। फिर आपको डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो बेकार में आप उन्हें परेशान करते रहते हैं। यस, हाँ क्या? हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप इमली के पानी से धो लीजिए तो वो टू एन एक्सटेंट गायब हो जाता है, टर्मरिक। सीजनल फूड खाना चाहिए, लोकल और सीजनल फ्रूट्स वही खाने चाहिए। ज़्यादा बात तो नहीं हो गई?